सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो फर्स्ट टाइप है और जिसको कहते हैं ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सो आज हमारा इन्फ्लेमेशन चैप्टर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। याद रखिए स्टूडेंट्स के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स है, ठीक है। एक टाइप है इसको कहते हैं ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक भी यही होगा। दूसरा टाइप है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, उसको कहते हैं नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे फिर। सो आज हमारा टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में पहला टाइप ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आज हमारा टॉपिक है और इसको हम आज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है जनरल पैथोलॉजी, चैप्टर है इन्फ्लेमेशन और जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और टाइप्स में हम आज सिर्फ हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, there are two types of chronic inflammation. Number first, granulomatous chronic inflammation और number two, non-granulomatous chronic inflammation। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताया कि chronic inflammation के ये दो टाइप्स है, एक को कहते हैं granulomatous और दूसरे को कहते हैं non-granulomatous chronic inflammation। एक ही लेक्चर में मैंने दोनों को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आज जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं सिर्फ ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ाऊँगा और कल वाले लेक्चर में फिर मैं नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ाऊँगा। टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, चूंकि ये दो टाइप्स है तो इनमें आज हम स्टार्ट करेंगे जो पहला टाइप है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का और जिसको कहते हैं ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। दिस टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन is characterized by the formation of epithelioid cell granuloma। स्टूडेंट्स थोड़ा सा तवज्जो दे दो, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो ये टाइप है जिसको ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये टाइप जो कि है दिस टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी दिस टाइप किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? दिस टाइप मीन्स ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ इशारा करता है कि ये जो ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो ये टाइप है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेल की फॉर्मेशन होती है, यानी मेन बात इसमें क्या है कि इसमें फॉर्मेशन होती है एक सेल की जिसको कहते हैं एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा, इसको कहते हैं एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा। असल में ये एक ही वर्ड है, एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा इसको कहते हैं, लेकिन अगर आप इस वर्ड को देखें ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स की, ठीक है ना। ये एक ही वर्ड है एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा, असल में ये एक ही वर्ड है एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा। लेकिन अगर इसको आप गौर से देखें तो ये दो लफ्जों से बना हुआ है, एक को कहते हैं एपिथेलियाइड सेल और दूसरे को कहते हैं ग्रेनुलोमा। असल में वर्ड्स दो है लेकिन एक ही वर्ड है, लेकिन इसमें ये एक ही वर्ड दो लफ्जों से बना हुआ है, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा कि ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि इसमें एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, ये तो हमने पढ़ा और ये हमें पता चल गया कि ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अब बात ये है कि हमें इसकी समझ नहीं आती है कि एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा कैसे कहते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन तो होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, लेकिन ये है क्या चीज, ये किसे कहते हैं? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, स्टडी करते हैं कि ये कैसे कहते हैं एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा।
तो चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एपिथेलियल सेल और ग्रेनुलोमा, तो हम इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल सेल, हम पढ़ेंगे ये किसे कहते हैं, फिर हम ग्रेनुलोमा की तरफ आएंगे और फिर हम इसकी स्टडी करेंगे कि ग्रेनुलोमा का क्या मतलब है। तो इसी तरह फिर एपिथेलियल सेल ग्रेनुलोमा का हमें कंसेप्ट जो कि है ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल सेल और फिर हम ग्रेनुलोमा पढ़ेंगे। सो एपिथेलियल सेल्स किसे कहते हैं, ये कौन से सेल्स है और इसका क्या मतलब है, ये किसे कहते हैं। दीज आर यानी दीज जो कि ये इशारा करता है एपिथेलियल सेल की तरफ कि जो एपिथेलियल सेल्स है दीज आर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। सबसे पहले जो जरूरी बात है ये मैंने यहाँ पर पहले रखा हुआ है, और वो कौन सी बात है, क्या अक्सर स्टूडेंट के जहन में या हर किसी के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि एपिथेलियल सेल्स है क्या चीज, एपिथेलियल सेल्स ग्रेनुलोमा में ये जो एपिथेलियल सेल्स है ये है क्या चीज। तो असल में ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है। स्टूडेंट्स याद रखें कि असल में जो एपिथेलियल सेल्स है ये असल में एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस सेल्स है, यानी ये मैक्रोफेजेस है असल में। डेट पेयर ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं जिसको हमने नाम दिया है एपिथेलियल सेल्स, ये असल में अब आप सोचेंगे कि ये है मैक्रोफेजेस असल में, लेकिन हमने इसको एपिथेलियल सेल्स क्यों, ये नाम हमने क्यों दिया है इसको, असल में है ये मैक्रोफेजेस, लेकिन हमने इसको ये नाम क्यों दिया है एपिथेलियल सेल्स, हमने ये नाम क्यों दिया है, ठीक है ना। तो ये इसलिए कि ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है जब हम इसकी माइक्रोस्कोप पर हम स्टडी करते हैं तो ये माइक्रोस्कोप पर किस तरह नजर आते हैं। डेट पेयर ऑन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो ये माइक्रोस्कोप पर किस तरह नजर आते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप पर विजिबल है एज लार्ज सेल्स, इन ये लार्ज सेल्स दिखाई देते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप पर स्टडी करते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस की मैं बात कर रहा हूं कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप पर स्टडी करते हैं तो ये माइक्रोस्कोप पर लार्ज सेल जो के है नजर आते हैं, विच रिजेंबल, और ये जो लार्ज सेल्स है ये बिल्कुल मुशाबियत रखते हैं, रिजेंबलेंस रखते हैं द एपिथेलियल सेल्स, यानी एपिथेलियल सेल्स की तरह ये रिजेंबलेंस या मुशाबियत रखते हैं, यानी ये बिल्कुल एपिथेलियल सेल्स की तरह होते हैं, एपिथेलियल सेल्स की तरह नजर आते हैं माइक्रोस्कोप पर। तो एपिथेलियल सेल्स क्या है, हमारे बॉडी में जो कवरिंग सेल्स है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन को, स्किन को जो कवर करते हैं, तो इसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। जो कवरिंग सेल्स है हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी के स्किन को या हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कवर करते हैं, इसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो चूंकि ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है, यानी ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है, ठीक है ना, इसकी जब हम माइक्रोस्कोप पर एग्जामिनेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप पर लार्ज सेल्स नजर आते हैं और ये बिल्कुल एपिथेलियल सेल्स की तरह होते हैं, यानी एपिथेलियल सेल्स की तरह मुशाबियत रखते हैं। तो इसलिए हमने इसको एपिथेलियल सेल जो कि है ये नाम दिया है, लेकिन असल में ये एपिथेलियल सेल नहीं है जो हमारे स्किन या जो हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स को कवर करते हैं, ये उसी तरह नहीं है या ये वो सेल नहीं है। असल में ये है मैक्रोफेजेस है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है, लेकिन हमने इसको ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है जो इन्फ्लेमेशन के दौरान एक्टिव होते हैं मैक्रोफेजेस, और ये जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आया है हमारे बॉडी के अंदर, वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी चीज है, तो ये इसके खिलाफ लड़ता है ये मैक्रोफेजेस। तो ये जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है इन्फ्लेमेशन के दौरान, इसकी जब हम माइक्रोस्कोप पर स्टडी करते हैं, इसकी एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये लार्ज सेल्स नजर आते हैं और ये बिल्कुल एपिथेलियल सेल्स की तरह
मुशाबियत रखते हैं। एपिथेलियल सेल्स कौन से सेल्स हैं? आमतौर पर एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, स्किन यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी की कवरिंग में हेल्प करते हैं। तो चूंकि ये एपिथेलियल सेल्स की तरह रिजेम्बलेंस रखता है, तो इसलिए हमने इन मैक्रोफेजेस का नाम एपिथेलियाइड सेल्स रखा हुआ है। ये नाम मतलब आपके ज़हन में ये एक बात क्लियर हो गया कि एपिथेलियाइड सेल्स क्या है। ये असल में मैक्रोफेजेस है। और इसको क्यों एपिथेलियाइड सेल्स कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप पर स्टडी करते हैं तो ये एपिथेलियल सेल्स की तरह रिजेम्बलेंस रखते हैं। एपिथेलियल सेल्स have enhanced ability to secrete lysozyme। अब जो एपिथेलियाइड सेल्स है, ये जो सेल्स है एपिथेलियाइड सेल्स, इसमें ये एबिलिटी ज्यादा है, यानी इट हैव एनहांस्ड एबिलिटी टू सीक्रेट लाइसोजाइम, कि ये लाइसोजाइम को सीक्रेट करे, यानी इसमें ये एबिलिटी ज्यादा है कि ये लाइसोजाइम को सीक्रेट करे। एंड अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, और इस तरह दूसरे बहुत ज्यादा एंजाइम्स को सीक्रेट कर सकता है। यानी एपिथेलियाइड सेल्स में ये एबिलिटी है कि ये लाइसोजाइम और इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ वैरायटी के एंजाइम्स को सीक्रेट कर सके, बट डिक्रीज फेगोसाइटिक एक्टिविटी। लेकिन याद रखें कि इस तरह के सेल्स में एंजाइम तो सीक्रेट कर सकते हैं, लाइसोजाइम भी सीक्रेट कर सकता है और इसी तरह और बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट कर सकता है। लेकिन इसमें यह बात है कि इसकी जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है ये डिक्रीज होती है, ये कम होती है, बट डिक्रीज फेगोसाइटिक एक्टिविटी। तो ये बात आप ज़हन में याद रखें, इसको ज़हन में याद रखें कि ये जो एपिथेलियाइड सेल्स है, सो दीज एपिथेलियाइड सेल्स have enhanced ability to secrete lysozyme and a variety of enzymes, but decrease phagocytic एक्टिविटी। लेकिन इसकी जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है ये कम होती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैंने 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। एक ये है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। अब ये क्या चीज़ है, एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा क्या चीज़ है? तो इसको समझने के लिए मैंने इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया। असल में वर्ड एक ही है, लेकिन मैंने इसको 2 वर्ड में डिवाइड किया, एक एपिथेलियाइड सेल्स और दूसरा ग्रेनुलोमा। और इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे तो फिर हमें इसकी कंसेप्ट जो कि है ये समझ में आ जाएगा। सो पहले हमने एपिथेलियाइड सेल लिया कि एपिथेलियाइड सेल क्या चीज़ है। तो इसमें हमने 2 बातें की। पहला जो है हमने इसकी इंट्रोडक्शन की कि ये असल में है क्या चीज़। तो असल में ये क्या है, ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है। और इसको एपिथेलियाइड सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो ये बिल्कुल एपिथेलियल सेल्स की तरह नजर आते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम एपिथेलियाइड सेल रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये जो एपिथेलियाइड सेल्स है इसमें ये एबिलिटी है कि ये लाइसोजाइम और इस तरह के दूसरे एंजाइम्स जो के है ये सीक्रेट कर सके, लेकिन इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी ये थोड़ा कम होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब एपिथेलियाइड सेल्स को हमने पढ़ा, अब ग्रेनुलोमा का थोड़ा हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि ग्रेनुलोमा जो कि है ये क्या चीज है। तो इसी तरह जब हमें ग्रेनुलोमा का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो इसी तरह एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा जो वर्ड है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान इसकी फॉर्मेशन होती है, तो इसका हमें फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ग्रेनुलोमा क्या चीज है? ग्रेनुलोमा द माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलियाइड सेल्स surrounded by a collar of lymphocytes and plasma cells, it is called granuloma। ग्रेनुलोमा किसे कहते हैं? जब एपिथेलियाइड सेल जो हमने पहले स्लाइड में हमने इसको पढ़ा, ये जो एपिथेलियाइड सेल्स है जब ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी आपस में जमा हो जाते हैं। एग्रीगेशन का क्या मतलब है? ये कई ज्यादा एपिथेलियाइड सेल्स आपस में जमा हो जाते हैं,
एग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं कि ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में जमा हो जाते हैं, एंड सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। और ये जो एपिथेलियल सेल्स की जो एग्रीगेशन है, फिर इसको कवर करते हैं, सराउंड करते हैं दो चीजें, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा प्लाज्मा सेल्स। एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा प्लाज्मा सेल्स, और ये एक कलर बनाते हैं। ये इसके इर्द गिर्द एपिथेलियल सेल्स के इर्द गिर्द एक कलर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो कि क्या चीजें हैं, अब ये जो मैंने ड्रा किया है ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, ये आप देखें, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। अब इसके इर्द गिर्द क्या होता है, इसके इर्द गिर्द जो के हैं ये एक कलर बनाता है, कौन, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा प्लाज्मा सेल्स। जिस तरह अभी मैं ड्रा करता हूं, ठीक है ना, मैं इसको ब्लू कलर से ड्रा करता हूं। अब ये इसके इर्द गिर्द एक कलर सा बन जाएगा, यानी इसको कवर करेगा, सराउंड करेगा। क्या चीज इसको सराउंड करेगा, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये जो एपिथेलियल सेल्स है इसके इर्द गिर्द जो कि एक कलर सा बन गया, और ये कलर किस चीज का होता है, ये लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स का होता है। दीज आर द लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ये कलर सा बनाता है, और ये अंदर जो यहाँ पर मैंने रेड लाइन ड्रा किया है, ये एपिथेलियल सेल्स है, इसकी एग्रीगेशन है। कई ज्यादा एपिथेलियल सेल जो के आपस में एग्रीगेट हुए, और फिर इसको सराउंड किया है किस चीज ने, इसको सराउंड किया है लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। अब ये जो ब्लू कलर में मैं ड्रा कर रहा हूं, ये असल में लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स है, जो यहाँ पर आकर इस एपिथेलियल सेल्स की जो एग्रीगेशन है इसको कवर करता है, और ये कलर सा बनाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, अब ये कंप्लीट जो के है, अब ये एक कंप्लीट ग्रेनुलोमा बन गया। दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा। तो ग्रेनुलोमा असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक अंदर जो कि ये जो रेड कलर में है, ये एपिथेलियल सेल्स की एग्रीगेशन है। ये क्या चीज है, एपिथेलियल सेल्स है जो एग्रीगेट हुए, और फिर इसको सराउंड किया है बाय अ कलर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। यानी यहाँ पर जो ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर में, तो ये असल में लिम्फोसाइट्स इसको सराउंड किया है, एपिथेलियल सेल्स को, और दूसरा जो कि है असल में प्लाज्मा सेल्स है सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है। तो प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट जो कि है ये एपिथेलियल सेल्स के बाहर इर्द गिर्द एक कलर सा बनाता है, और अब इस सेल्स को कंप्लीटली जो कि क्या कहते हैं, इसको ग्रेनुलोमा कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा। सो ग्रेनुलोमा अगेन इन सिंपल वर्ड्स, ग्रेनुलोमा क्या चीज है, ये क्या हो जाता है इसमें कि एपिथेलियल सेल जो कि ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, और फिर लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स जो इम्यून सेल्स है, तो ये दोनों आकर इस एपिथेलियल सेल्स के बाहर इर्द गिर्द एक कॉलर सा बनाता है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स और अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की एग्रीगेशन है, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बन गया, अब इसको कहते हैं ग्रेनुलोमा। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। Older granulomas develop in enclosing rim of fibroblast and frequently contain giant cells in the periphery or sometimes in the center of granuloma। अब क्या होता है कि जो ओल्ड ग्रेनुलोमा है, अब ग्रेनुलोमा का तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ग्रेनुलोमा क्या चीज है, ठीक है। अब जो ओल्डर ग्रेनुलोमा है, यानी जो ग्रेनुलोमा का थोड़ा टाइम हुआ है, यानी ये अब ये ओल्डर एज में है, यानी ओल्डर जो ग्रेनुलोमा है जो पहले बना था, या ग्रेनुलोमा का जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, तो ओल्डर ग्रेनुलोमा में क्या होता है, इट डेवलप एन एनक्लोजिंग रिम ऑफ फिब्रोब्लास्ट। अब ये जो कि है एक रिम बनाता है, एक एनक्लोजिंग रिम बनाता है फिब्रोब्लास्ट का, ठीक है ना, यानी इसमें एक रिम सा बनता है फिब्रोब्लास्ट सेल्स का। एंड फ्रीक्वेंटली कंटेन जायंट सेल्स इन द पेरिफेरी, और
इसके अंदर पेरिफेरी साइड पर, यानी थोड़ा साइड पर, जो के पेरिफेरी का मतलब है थोड़ा साइड पर, एक जाइंट सेल जो के हैं होता है, एक जाइंट सेल बन जाता है। फ्रीक्वेंटली कंटेन, यानी ये जो रेम है, जो इंक्लोजिंग रेम फेब्रोब्लास्ट का है, इसमें एक जाइंट सेल होता है जो पेरिफेरी पर होता है। और समटाइम्स, या ये जो जाइंट सेल्स है ये पेरिफेरी पर भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ग्रेनुलोमा के सेंटर में भी हो सकता है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, जो ओल्डर ग्रेनुलोमा है, ओल्डर ग्रेनुलोमा, इसमें क्या होता है कि इसमें फेब्रोब्लास्ट का एक रिम बन जाता है, जिसमें एक सेल होता है जो जाइंट सेल जिसको कहते हैं, यानी बड़ा सेल होता है। जाइंट का मतलब बड़ा सेल, जिसमें एक जाइंट सेल होता है, और ये जाइंट सेल कहां पर होता है? ग्रेनुलोमा के अंदर। ये या तो पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी साइड पर होता है, या ये सेंटर में होता है, ग्रेनुलोमा के सेंटर में होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है इसमें। अब पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा की पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। ये जाइंट सेल भी हम फर्दर पढ़ेंगे कि जाइंट सेल क्या है। एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा, अब ये एक ही वर्ड बन गया, ठीक है ना, एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा। अब इन दोनों को हमने पहले सेपरेटली हमने डिस्कस किया कि एपिथेलियाइड सेल का क्या मतलब है और ग्रेनुलोमा का क्या मतलब है। अब ये एक ही वर्ड है, एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा। एपिथेलियाइड सेल ग्रेनुलोमा फॉर्म when macrophages have successfully phagocytosed the injurious agents, यानी जब क्या हो जाता है कि मैक्रोफेजेस जो इंजूरियस एजेंट्स है, जो बाहर से इंजूरियस एजेंट्स आया है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी चीज है, इसको बहुत कामयाबी से जब इसकी फेगोसाइटोसिस करता है, इसको इंगल्फ करता है और इसको फेगोसाइटोस करता है मैक्रोफेजेस, तो फिर क्या होता है? बट इट सर्वाइव्स इनसाइड देम। क्या होता है कि जब ये इसको फेगोसाइटोस करता है, इंगल्फमेंट करता है, फिर भी वो एजेंट जो के इंजूरियस एजेंट जो के ये मैक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव करता है, यानी फिर भी जिंदा होता है। ठीक है ना, सर्वाइव होता है। आई मैक्रोफेजेस हैव डिक्रीज फेगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी इस दौरान क्या है कि जो मैक्रोफेजेस है इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी थोड़ा वीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके एंजाइम्स वगैरह सब इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी डिक्रीज है, इसलिए फिर भी ये जो इंजूरियस एजेंट्स है, जो इसने मैक्रोफेजेस ने इसको एंगल्फ किया हुआ है, फिर भी ये इसके अंदर, यानी मैक्रोफेजेस के अंदर ये सर्वाइव करेगा, यानी जिंदा होगा। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स द बिल्डअप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टू कॉजेटिव एजेंट्स। अब जब फर्दर ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो एपिथेलियाइड सेल बना था, जो मैक्रोफेजेस ने एंगल्फ किया हुआ है इंजूरियस एजेंट्स को, तो ये ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन की वजह से इसकी इम्यूनिटी मजीद बिल्डअप हो जाएगी, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसको कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स लिबरेट, अब यहां पर चूंकि मैंने आपको कहा था कि ग्रेनुलोमा में लिम्फोसाइट्स आते हैं और प्लाज्मा सेल्स, और ये इस एपिथेलियल सेल्स के गिर्द एक कॉलर सा बनाते हैं, तो ये जो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो एपिथेलियल सेल्स है, जो मैक्रोफेजेस है, असल में इसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। पहले इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी कमजोर थी, वीक थी, अब इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, जब इसके साथ लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स मिल जाएंगे। सो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स द बिल्डअप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टू कॉजेटिव एजेंट्स, टी लिम्फोसाइट्स। अब यहां पर टी लिम्फोसाइट आएंगे, और ये टी लिम्फोसाइट जो के है ये लिम्फोकाइंस जो के रिलीज करेंगे, लिम्फोकाइंस, some of which attract, immobilize and activate more macrophages। और ये लिम्फोकाइंस क्या करेंगे? ये जो टी लिम्फोसाइट इसमें आ गए हैं ग्रेनुलोमा में, ये लिम्फोकाइंस ये एक केमिकल है, और ये टी लिम्फोसाइट इस केमिकल को रिलीज करेंगे, लिबरेट करेंगे। और इस लिम्फोकाइंस का क्या फंक्शन है कि ये मजीद मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा, कुछ फर्दर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, द मैक्रोफेजेस अंडरगो एपिथेलियाइड सेल ट्रांसफॉर्मेशन।
एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा अकर्स। अब मैक्रोफेजेस क्या है कि इसमें एपिथेलियल सेल जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो जाएगा, यानी इसमें चेंजेस आ जाएगा और फाइनली ये ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन काज करेगा। क्या हो गया कि पहले एपिथेलियल सेल बन गया, फिर ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हो गई, और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में क्या हो गया कि टी लिम्फोसाइट जो कि है ये आ गए और इसने लिम्फोकाइंस रिलीज किया। लिम्फोकाइंस ने क्या किया कि इसने फर्दर कुछ मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया और इसको अट्रैक्ट किया एपिथेलियल सेल्स की तरफ कि ये यहाँ पर आ जाए। जब फर्दर मैक्रोफेजेस यहाँ पर आ गए तो एपिथेलियल सेल जो कि है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो गया और ये ग्रेनुलोमा बन गया। ठीक है, सो आगे जाते हैं। A typical feature of epithelial cell granuloma is the formation of Langhans type giant cells। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक giant cells की फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं Langhans type giant cell, इसको कहते हैं। That are derived from the fusion of, और ये giant cell जो है ये किससे बनता है, ये कहां से डिराइव हो गया? That are derived from the fusion of macrophages। ये जो मैक्रोफेज है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और इससे जो कि है ये जाइंट सेल बन जाता है, लैंगन टाइप जाइंट सेल बन जाते हैं। डेट आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 10 to 15 न्यूक्लियाई अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स। यानी 10 से 15 न्यूक्लियाई जो कि है आपस में फ्यूज हो जाते हैं अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल, सेल की पेरिफेरी की तरफ। लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताया था कि बाद सेल में जो कि ये या तो पेरिफेरी में होता है कुछ सेल्स में और कुछ में जो कि ये सेंटर में भी होता है, ग्रेनुलोमा की सेंटर में भी होता है। द ग्रेनुलोमा ऑफ टीबी इन ट्यूबरकुलोसिस है सेंट्रल कैसियस नेक्रोसिस, यानी इसमें फिर सेंटर की तरफ होता है, ये जो लैंगन टाइप जाइंट सेल है ये सेंटर में होता है। सो ये एपिथेलियल सेल ग्रेनुलोमा की पैथोजेनेसिस थी, ये किस तरह बनता है। सो अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, क्या होता है सबसे पहले अब गौर से सुने कि मैक्रोफेजेस आकर आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, एपिथेलियल सेल बन जाता है और ये जो एग्रीगेट्स है ये मैक्रोफेजेस का, फिर क्या होता है कि इसके ऊपर टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और प्लाज्मा सेल आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस एपिथेलियल सेल के इर्द गिर्द एक कोर सा बनाता है, एक कॉलर सा बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मजीद मैक्रोफेजेस को इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, मजीद मैक्रोफेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। इससे मैक्रोफेजेस की जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी और क्या हो जाएगा कि जो इंजूरियस एजेंट बाहर से आए ये इसको एंगल्फमेंट के साथ साथ इसकी डिस्ट्रक्शन भी काज करेगा। तो अब ये कंप्लीट ग्रेनुलोमा बन गया, यानी एपिथेलियल सेल्स ग्रेनुलोमा जो कि ये कंप्लीट ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन हो गई। और फिर क्या है कि इस ग्रेनुलोमा के अंदर कई ज्यादा मैक्रोफेजेस जो कि है आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं लैंगन टाइप जाइंट सेल। और ये ग्रेनुलोमा के अंदर मोस्टली ये पेरिफेरी की तरफ होता है, लेकिन कई ज्यादा केसेस में ये सेंटर में भी होता है, जिस तरह टीबी हो गया। ठीक है, सो इसलिए इसको ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। याद रखिए ये नाम से जो कि ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्हें ग्रेनुलोमेटस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। और ग्रेनुलोमा क्या है, ये इसका कंसेप्ट जो कि मैंने आप लोग को समझाया। अब जाइंट सेल क्या है, जो हमने कहा कि जाइंट सेल जो कि ये बन जाता है। ठीक है, द लार्ज सेल्स विद मोर देन वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड जाइंट सेल। मैंने जिस तरह आपको पढ़ाया कि इसमें 10 से 50 तक इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, यानी वो लार्ज सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो इसको कहते हैं जाइंट सेल। टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जाइंट सेल्स। अब ये जो जाइंट सेल्स जो कि है जो ग्रेनुलोमा के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है ये दो टाइप्स की होती है, यानी दिस इज आर टू टाइप्स। एक लैंगन टाइप है और दूसरा जो कि है वो है फॉरेन बॉडी टाइप जाइंट सेल्स। दूसरा फॉरेन बॉडी टाइप जाइंट सेल इसको कहते हैं, यानी दो किस्म है। पहला टाइप को क्या कहते हैं, लैंगन टाइप जाइंट सेल,
और दूसरे टाइप को क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडी टाइप जायंट सेल। ठीक है, सो लैंगन टाइप क्या है, लैंगन टाइप जायंट सेल, इट इज मोस्टली फाउंड इन ट्यूबरकुलोसिस। लैंगन टाइप जो कि मोस्टली ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में ये पाया जाता है, फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस। और ये लैंगन टाइप जो कि ये मैक्रोफेजेस के फ्यूजन से बनता है। द न्यूक्लियाई इन दिस फॉर्म, और इस लैंगन टाइप में जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई इन दिस फॉर्म tend to be arranged in the periphery of the cell। इसमें जो न्यूक्लियाई है ये सेल की पेरिफेरी की तरफ होते हैं, सेल की पेरिफेरी की तरफ होते हैं। फॉरेन बॉडी टाइप जो जायंट सेल है, इट इज आल्सो फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस। ये भी लैंगन टाइप की तरह मैक्रोफेजेस की फ्यूजन से बनता है। बट द न्यूक्लियाई आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें न्यूक्लियाई जो के है ये सेल की पेरिफेरी की तरफ नहीं होते, बल्कि ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। कोई एक तरफ होता है, कोई कहाँ एक जगह पर लोकेटेड है, एक दूसरे न्यूक्लियस जो के वो दूसरी जगह पर लोकेटेड है, यानी स्कैटर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, ड्यू टू इनर्ट फॉरेन बॉडीज सच एज sutures, splinters and breast implants। So such as sutures, splinters and breast implants। अब sutures क्या है, sutures जो के है the sutures are basically क्या होता है कि जब कहीं पर वाउंड होता है, जख्म वगैरह होता है, कटिंग होती है, और जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो जो स्टिचिंग की जो एजेस है, जो स्टिचिंग की वजह से दोनों एजेस आपस में दोबारा बाइंड हो जाते हैं, दोबारा होल्ड हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं सूचर्स। तो इसमें भी जो कि ये जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है और इसमें जो फॉरेन बॉडी टाइप जायंट सेल होती है, तो इसमें जो न्यूक्लियाई होती है ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, सूचर्स। दिस इज बेसिकली जब हम स्टिचिंग करते हैं और स्टिचिंग की वजह से जब वाउंड के दोनों एजेस आपस में होल्ड हो जाते हैं, इसको कहते हैं सूचर्स, इसको कहते हैं। स्प्लिंटर्स कैसे कहते हैं, जब बोन्स या इस तरह हमारे बॉडी के किसी पार्ट, कोई भी पार्ट हो, और जब इसकी फ्रैक्चर वगैरह होती है, मोस्टली इन केस ऑफ बोन, जब बोन की फ्रैक्चर होती है और ये कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, या इस तरह अगर स्किन में कोई कट लग जाता है और स्किन जो कि कई पीसेस में डिवाइड हो जाता है कट की वजह से, या अगर हमारे जो स्किन में सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, अगर किसी इंजरी की वजह से जब इसके अंदर कोई चीज़ जो कि है ये घुस जाता है, तो क्या होता है कि हमारा स्किन जो कि है ये वाउंड हो जाता है। तो स्प्लिंटर्स असल में कहते हैं फ्रेगमेंट्स को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बोन फ्रेगमेंट्स हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, इस तरह स्किन की हो गई, तो इसको कहते हैं स्प्लिंटर। तो इस तरह में केसेस में अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो इसमें जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, तो इसमें जो जॉइंट सेल होता है ये फॉरेन बॉडी टाइप होता है। इसी तरह ब्रेस्ट इम्प्लांट जो कि है, ब्रेस्ट इम्प्लांट इसमें किस तरह होता है, कई टाइम इस तरह होता है कि बर्न केस में या इस तरह की कोई इस तरह इंजरी अकर हुई है जिसमें ब्रेस्ट जो कि, या सर्जरी केस में, ब्रेस्ट कैंसर केस में जब सर्जरी होती है तो ब्रेस्ट का थोड़ा सा जो पार्ट होता है इसकी कटिंग होती है, ये कट किया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो फिर क्या होता है कि इसकी सर्जरी हम करते हैं, और एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ब्रेस्ट की, और इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो कटिंग एरिया था, जो ब्रेस्ट से कट हुआ था, इसको हम दोबारा लगाते हैं कॉस्मेटिकली, मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ये रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम ब्रेस्ट की, ताकि फैशनली वो ब्रेस्ट जो के वो पूरा कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट नजर आ जाए। मतलब तो ब्रेस्ट जो के है इसको कहते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। जब बर्न केस में या मुख्तलिफ सर्जरी केस में, ब्रेस्ट कैंसर के केस में, जब हम ब्रेस्ट के जो इफेक्टेड एरिया होता है उसको कट करते हैं, तो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी इसकी की जाती है, जिसमें
इसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है और इसको कहते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो इस केस में भी तो ये था कि सूचर्स, स्प्लेंटर्स और ब्रेस्ट इम्प्लांट में ये फॉरेन बॉडी टाइप सेल्स की फॉर्मेशन होते हैं। तो एक लैंगन टाइप हो गया, एक फॉरेन बॉडी टाइप हो गया। अब नेक्स्ट जो के है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हम पढ़ेंगे। नॉन ग्रेनुलोमेटस, ये आज का जो टॉपिक था ये ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के हवाले से था और इसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक एपिथेलियल सेल का, दूसरा ग्रेनुलोमा का। और फिर हमने एपिथेलियल सेल ग्रेनुलोमा जो कि इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी कि इसमें ये किस तरह ग्रो होता है और इसमें क्या होता है। फिर इसमें चूंकि एक जॉइंट सेल की फॉर्मेशन होती है तो जॉइंट सेल भी हमने डिस्कस किया, इसके दोनों टाइप्स लैंगन टाइप और फॉरेन बॉडी टाइप जो कि हमने डिस्कस किए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा नॉन ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का दूसरा टाइप है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।